हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल यूनिक फार्मेसी क्लासेस। तो हम पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आरएनए और डीएनए के फंक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। और साथ ही साथ हमने देखा था कि जो हमारे डीएनए होते हैं वो कैसे रेप्लिकेशन करते हैं। देखिए, हमने देखा था कि जो डीएनए है ये क्या कर देते हैं, रेप्लिकेशन करके एक डीएनए का कॉपी बनाते हैं। जब डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन होता है तो क्या बनाते हैं, आरएनए बनाते हैं। और ये जो आरएनए है जब इसका हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर देते हैं तो फिर से डीएनए बन जाता है। साथ ही साथ हमने देखा था कि ये जो आरएनए है ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन बना रहे थे, लेकिन प्रोटीन क्या करते हैं, आरएनए नहीं बना पाते हैं। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा हुआ था। साथ ही साथ हमने ये भी देखा हुआ था कि जो हमारे डीएनए होते हैं ये हमारे सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था। तो आज हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम डीएनए का क्या करते हैं, कॉपी बनाते हैं। उसी प्रोसेस को बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है एक एसेंशियल प्रोसेस होता है ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए। किसके ग्रोथ और रिपेयर के लिए? हमारे सेल के ग्रोथ के लिए और रिपेयर करने के लिए जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है बहुत ही एसेंशियल प्रोसेस होता है। तो ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है, डीएनए रेप्लिकेशन को लेकर के हमारे बहुत से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग बातें कही हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारे 3 मेथड दिया था। क्रिक ने 3 मेथड प्रपोज किया था डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहला है कंजर्वेटिव मेथड, दूसरे नंबर पे है डिस्पर्सिव मेथड और थर्ड नंबर पे है सेमी कंजर्वेटिव मेथड। 3 मेथड दिए गए थे कि इस मेथड से डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो चलिए हम एक एक करके तीनों को डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहला है कंजर्वेटिव मेथड। कंजर्वेटिव मेथड में क्या होता है, ये है हमारा डीएनए, ठीक है। डीएनए क्या कर देता है, देखिए ये हमारा डीएनए है। यहाँ पे देखिए डिस्पर्सिव मेथड में भी यहाँ पे ये हमारा डीएनए है और सेमी कंजर्वेटिव मेथड में भी ये हमारे डीएनए है। अब हमें क्या करना है, इन तीनों डीएनए का रेप्लिकेशन करके उनका कॉपी बनाना है, ठीक। तो इन तीनों में हमने क्या करा, रेप्लिकेशन स्टार्ट कर दिया उन्होंने। देखिए सबसे पहला जो कंजर्वेटिव मेथड है इसमें भी रेप्लिकेशन स्टार्ट करा। दूसरा जो है हमारा डिस्पर्सिव मेथड, इसमें भी रेप्लिकेशन स्टार्ट करा। और जो थर्ड मेथड है हमारा सेमी कंजर्वेटिव मेथड, इसमें भी रेप्लिकेशन स्टार्ट कर दिया गया। तो अब देखिए अगले स्टेप में क्या हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहले देखिए जो हमारा कंजर्वेटिव मेथड है इसमें क्या बन रहा है, यहाँ से देखिए एक तो हमारा पेरेंटल डीएनए बना और दूसरा न्यू डीएनए बना। एक पेरेंटल बना और एक न्यू डीएनए बना। दूसरे वाले में देखिए क्या हो रहा है, दूसरे वाले में क्या हो रहा है कि जो पेरेंटल डीएनए है और जो न्यू डीएनए बन रहा है दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जा रहे हैं। मतलब देखिए यहाँ पे ये थोड़े दूर पेरेंटल, फिर हमारे न्यू डीएनए, फिर पेरेंटल, फिर न्यू डीएनए, इसमें जो भी बन रहे हैं दोनों मिक्स बन रहे हैं। और इसमें क्या बन रहा था, एक तो हमारा पेरेंटल डीएनए था और दूसरा एक नया डीएनए बन गया था, ठीक है ना। और थर्ड वाले में देखिए क्या हो रहा है, थर्ड वाले में भी हमारे 2 डीएनए बन रहे हैं। तो एक जो है हमारा पेरेंटल स्ट्रैंड है और दूसरा क्या है, न्यू स्ट्रैंड है। मतलब देखिए इसमें ये वाला जो है, ये वाला क्या है, न्यू स्ट्रैंड है और ये वाला पेरेंटल स्ट्रैंड है। मतलब दोनों मिक्स बन रहे हैं। देखिए यहाँ पे पेरेंट का कलर देखिए, ये पेरेंटल का ये कलर है और न्यू का देखिए ये कलर से मैंने बनाया है। तो देखिए एक स्टैंड क्या हुआ, ये पूरा एक स्टैंड किसका है, पेरेंटल का है और एक जो बना वो क्या है, हमारा न्यू है, ठीक है ना। तो इसमें दोनों क्या हो रहे हैं, मिक्स बन रहे हैं। मतलब एक पेरेंटल का स्टैंड है और एक हमारे जो न्यू स्टैंड है डीएनए का। तो यहाँ पे उसीलिए देखिए मैंने लिखा है कि 1 पेरेंटल स्टैंड एंड 1 न्यू स्टैंड बन रहा है। ये कौन सा मेथड है, इसको बोलेंगे सेमी कंजर्वेटिव मेथड। दूसरा है डिस्पर्सिव मेथड। डिस्पर्सिव मेथड में क्या हो रहा है, हमारा दोनों मिक्स बन रहे हैं। मतलब थोड़ी दूर पेरेंटल का, फिर थोड़ी दूर हमारे न्यू डीएनए है, फिर ऐसे करके ये दोनों मिक्स बन रहे हैं। और देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो है कंजर्वेटिव मेथड, इसमें जो हमारे पेरेंटल डीएनए है अलग बन रहे हैं और न्यू डीएनए अलग बन रहा है। तो ये 3 मेथड दिए गए थे, ठीक है। 3 मेथड हमने पढ़ा। अभी देखा हमने तीनों के डायग्राम भी देखे कि कैसे तीनों हमारे मेथड को यूज किया जा रहा था, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि इसमें बेसिकली होता क्या है। देखिए आफ्टर ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करा, फिर उन्होंने ये पाया कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड द्वारा होता है। किस मेथड द्वारा होता है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड द्वारा होता है। और सेमी कंजर्वेटिव मेथड में क्या हो रहा था, हमने देखा कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड में, देखिए मैं बता रही हूँ, एक तो था ये हमारा पेरेंटल डीएनए, ऐसे ये हमने पढ़ा सेमी कंजर्वेटिव मेथड में। ऐसे ये हमारा डीएनए था, हमने इसमें रेप्लिकेशन स्टार्ट कर दिया।
तो देखिए सेमी जो कंजर्वेटिव मेथड है इसमें क्या क्या बन रहा था, एक स्टैंड, यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, एक स्टैंड जो बन रहा था हमारा, ऐसे ही वो हमारा पेरेंट्रल था और दूसरा जो स्टैंड बन रहा था वो न्यू था, ठीक है ना। ऐसे ही करके दो स्टैंड बन रहे थे, एक पेरेंट्रल और एक न्यू स्टैंड। ये है हमारा न्यू स्टैंड और ये हमारा बन रहा था पेरेंट्रल स्टैंड। तो ये हमने पिछले लेक्चर में अभी स्टडी करा है थोड़ी देर पहले, ठीक है। सेमी कंजर्वेटिव मेथड समझ में आ गया। तो जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड के द्वारा होता है। किसके द्वारा? सेमी कंजर्वेटिव मेथड के द्वारा होता है। चलिए अब हम बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। जो डीएनए रेप्लिकेशन होते हैं वो हमारे सेल में तो होते हैं। तो देखिए ये जो सेल है ये प्रोकैरियोटिक भी होते हैं और यूकैरियोटिक भी होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें जो डीएनए पाए जाते हैं, आप बताइएगा प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं और यूकैरियोटिक क्या होते हैं, ठीक है। चलिए ये जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इसमें सर्कुलर डीएनए होता है और थीटा मॉडल का होता है। कैसा होता है? सर्कुलर डीएनए होता है और थीटा मॉडल का होता है। जबकि जो यूकैरियोटिक होते हैं इसमें लीनियर डीएनए होता है और वाई शेप का रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है इसमें। तो प्रोकैरियोटिक में थीटा मॉडल का, यूकैरियोटिक में वाई शेप का, ठीक है ना। तो ये जो यूकैरियोटिक है हमारे बॉडी के अंदर कैसा बनता है? वाई शेप का जो डीएनए होता है वो बनते हैं, ठीक है। चलिए इन दोनों का देखिए मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बनाया हुआ है। ये है थीटा मॉडल और ये है वाई शेप मॉडल, ठीक है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड है क्या, कैसे प्रूफ किया गया कि यही मेथड डीएनए रेप्लिकेशन के लिए सही है। हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो दो साइंटिस्ट थे हमारे, एक थे हमारे मेसलन और दूसरे थे स्टाहल। ये दोनों ने 1958 में प्रूफ किया कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड द्वारा होता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, हैवी आइसोटोप का यूज किया, ठीक है। किसके आइसोटोप का? हैवी नाइट्रोजन के जो आइसोटोप थे वो हैवी नाइट्रोजन के आइसोटोप का यूज किया। N50 नॉर्मली जो नाइट्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं वो क्या होते हैं? N14 होते हैं, लेकिन इन्होंने क्या लिया? N15 लिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया था? यूज किया सीजियम क्लोराइड का। किसका यूज किया था उन्होंने? सीजियम क्लोराइड का यूज किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। उन्होंने ऐसा अपने एक्सपेरिमेंट में क्या कर दिया, चलिए हम देखते हैं जिससे ये प्रूफ हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए ये है हमारा जो उन्होंने हैवी नाइट्रोजन आइसोटोप लिया था N15। अब क्या हुआ, यहाँ पे उन्होंने रेप्लिकेशन करना स्टार्ट करा। अब यहाँ पे रेप्लिकेशन क्या होगा? स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे देखिए जब रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ तो उन्होंने देखिए एक स्टैंड जो है हमारा किसका है? N15 का है और दूसरा स्टैंड जो बना है वो N14 का है। यहाँ पे भी देखिए एक स्टैंड जो बना है N15 का है और दूसरा बना है जो N14 का है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 50% पेरेंट्रल डीएनए है और 50% न्यू डीएनए है। देखिए ये जो है पेरेंट्रल है, ये पेरेंट्रल है मीन्स ये 50% क्या है? पेरेंट्रल डीएनए है और ये जो न्यू बने वो 50% न्यू डीएनए है, ठीक है। तो ये हम बोल सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी जनरेशन में जो पेरेंटल डीएनए है वो 50% जा रहा है। कैसे? देखिए पहले में 100% था, फिर दूसरे में क्या हुआ? 50% हुआ, फिर थर्ड में क्या होगा? 25%, फिर 12.5%, फिर 6.25%। कैसे? देखिए सबसे पहले जो हमारा पेरेंटल डीएनए था वो 100% थे हमारे पेरेंटल डीएनए, फिर क्या हुआ? वो 50% हुए। देखिए सबसे पहले क्या होगा, जो हमारे पेरेंटल डीएनए होंगे, अभी जैसे कि मैंने बनाया, देखिए यहाँ पे क्या थे? हमारे पेरेंटल डीएनए थे, ठीक है। ये हमारा है पेरेंटल डीएनए। फिर जब हमने इसमें देखा तो एक बन रहा था स्टैंड पेरेंटल डीएनए का और दूसरा स्टैंड किसका बन रहा था? हमारे न्यू डीएनए का। तो इसमें क्या हो गया? 50% हो गया। अब अगले जनरेशन में हम फिर से एप्लीकेशन करेंगे तो ये जो पेरेंटल डीएनए है ये कितना आएगा? 25% आएगा, क्योंकि ये 50-50 में फिर से डिवाइड हो जाएंगे। फिर करेंगे तो ऐसे ही 12.5% आएगा, फिर 6.25% आएगा। तो ऐसे ही ये हमारे होते चले जाएंगे। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है। देखिए यहाँ पे 100% है, फिर 50, फिर 25, फिर 25.5, ऐसे ये कन्वर्ट होते चले जाएंगे। की पॉइंट की बात करें तो जो डीएनए एप्लीकेशन होता है ये हमारे सेल के न्यूक्लियस में होता है और सेल के न्यूक्लियस में भी कहाँ होता है? एस फेज में होता है। हमारे सेल डिवीजन के एस फेज में होता है। आपने फेज पढ़ा होगा, एम फेज, एस फेज, तो किसमें होता है? एस फेज में होता है। अब चलिए अब हम डिस्कस करते हैं स्टेप क्या क्या होते हैं डीएनए एप्लीकेशन के। तो सबसे पहले जितने भी न्यूक्लियोटाइड हमारी बॉडी में प्रेजेंट होंगे, कल हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था
कि न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं और न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, तो इसके बारे में हमने डिस्कस करा था। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होगा, एक्टिवेशन होगा सभी न्यूक्लियोटाइड का। जो भी न्यूक्लियोटाइड हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वो इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है ना। जैसे एडेनिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानिन मोनोफॉस्फेट, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, थायमिन मोनोफॉस्फेट, तो ये सब क्या हमारा इनएक्टिव फॉर्म में है। अब इन्हें क्या देंगे हम, एटीपी देंगे और फास्फोराइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, सब ट्राईफॉस्फेट बन जाएंगे। एडेनिन ट्राईफॉस्फेट, ग्वानिन ट्राईफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राईफॉस्फेट, थायमिन ट्राईफॉस्फेट, तो ये क्या हो गया, हमारे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। तो इस डीएनए रेप्लिकेशन करना अब हमने स्टार्ट करा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्टिवेशन करेंगे जितने भी हमारे न्यूक्लियोटाइड हैं उनका, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं हम, दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, इधर देखिए ये जो दूसरा स्टेप है इसमें हम क्या कर देते हैं, देखिए दूसरे स्टेप में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन का ओरिजिन ढूंढेंगे कि हम रेप्लिकेशन करना स्टार्ट कहाँ से करें, ये हम ढूंढेंगे। तो देखिए सेल के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो जो हमारे सेल होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, प्रोकैरियोटिक डीएनए और यूकैरियोटिक डीएनए होते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें डीएनए जो होता है स्मॉल होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, लार्ज डीएनए होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जो स्मॉल होंगे, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में डीएनए स्मॉल है तो इसमें केवल एक ही ओरिजिन होंगे रेप्लिकेशन के लिए। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है ये चूंकि लार्ज है तो इनके अंदर जो ओरिजिन के रेप्लिकेशन है वो बहुत ज्यादा रेप्लिकेशन होंगे। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब ये हुआ कि हमें ये पता लगाना है कि कहाँ से हम डीएनए का रेप्लिकेशन करना स्टार्ट करें, उसी को बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए तो यहाँ पे देखिए हमने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ढूंढ लिया कि कहाँ से हमको रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है। अब वहाँ पे क्या करेंगे, कट करेंगे डीएनए को, ठीक है ना। इट इज डन द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब जब हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हमें ऑब्टेन हो गया तो एक एंजाइम है जिसको बोलते हैं इंडोन्यूक्लियस, इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, वहां पे कट करेंगे। ये जो होता है हमारा जो डीएनए होता है उसका रेप्लिकेशन जहां से करना होता है वहां पे कट लगाता है। तो देखिए ये है हमारा, ये देखिए ये है हमारा डीएनए। अब इंडोन्यूक्लियस एंजाइम की प्रेजेंस में हमने क्या करा, यहाँ पे देखिए छोटा सा कट लगा दिया, हमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मिल गया। अच्छा एक और ध्यान देने वाली बात है, जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है ना, हम जब भी ढूंढते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तो एक बात ध्यान में रखते हैं, जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो हमारे एडेनिन और थायमिन होते हैं वो डबल बॉन्ड से, और ये देखिए साइटोसिन और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो देखिए ये जो डबल बॉन्ड है इसको ब्रेक करने में हमें कम एनर्जी लगेगी। तो जब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हम ढूंढते हैं तो सबसे पहले वो क्या करता है, ऐसा सीक्वेंस जो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन का ऐसा सीक्वेंस देखते हैं जिसमें क्या होता है कि देखिए यहाँ पे एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ा हुआ है, एडेनिन थायमिन के साथ, एडेनिन थायमिन के साथ, इन दोनों के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है तो इसको ब्रेक डाउन करने में हमें ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगी। तो सबसे पहले तो हमें इसे रिकॉग्नाइज करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, उसने क्या किया, रिकॉग्नाइज कर लिया। रिकॉग्नाइज करने के बाद से यहाँ पे वो क्या करेंगे, कट कर देंगे। कट करने के बाद देखिए अगले स्टेप में क्या हो रहा है, 4 नंबर पे देखिए अनविंडिंग ऑफ डीएनए। जो डीएनए है उनका अनविंडिंग हो जा रहा है। कैसे हो रहा है, देखिए यहाँ पे एक एंजाइम है जिसको बोलेंगे डीएनए हेलिकेज, ठीक है ना। ये डीएनए हेलिकेज जो होता है, जैसा कि मैंने बताया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को ये ढूंढता है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब ये हुआ कि कहाँ पे एडेनिन और थायमिन प्रेजेंट है और कहाँ पे साइटोसिन और ग्वानिन प्रेजेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो एडेनिन और थायमिन है इसमें लेस एनर्जी लगेगी, और ये जो साइटोसिन है और ग्वानिन है इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो ये उसको ढूंढते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये है हमारा, जैसा कि हमने बताया ये हमारा डीएनए है। अब डीएनए हेलिकेज क्या करेगा, इस जिसको रेप प्रोटीन भी बोलते हैं, डीएनए हेलिकेज को ही क्या बोलते हैं, रेप प्रोटीन बोलते हैं। तो अब ये क्या करेगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को ढूंढेगा कि यहाँ से हम रेप्लिकेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये नीचे का है, यहाँ पे नीचे का पोर्शन क्या हो गया, ओपन हो गया, ठीक है ना। तो ये रेप्लिकेशन के लिए अब क्या करना, इसको ओपन करने लगा। ये देखिए यहाँ से कट होके ये दोनों अलग अलग होने लगे। अब देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, यूज ऑफ SSBP टू प्रिवेंट इंटरक्वाइलिंग ऑफ डीएनए। मतलब ये जो डीएनए यहाँ से खुले हुए हैं ये फिर से ऐसे क्वाइल ना हो जाए, इसको प्रिवेंट करने के लिए SSBP नाम के जो हमारे होते हैं इनका यूज किया जाता है। ये क्या होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं। ये भी एक प्रोटीन होते हैं जिसको बोलते हैं सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करते हैं, ये क्वाइल ना हो जाए इसको प्रिवेंट करते हैं, ताकि ये क्वाइल ना हो पाए, ये दोनों अलग अलग रहें, ठीक है। तो चलिए
तो ये देखिए, ये जो है हमारे डीएनए है, यहाँ पे SSBP जो आता है, इन दोनों को क्वाइल नहीं होने देता है, ठीक है ना। देखिए, ये जो SSBP होता है, ये डीएनए को वाई शेप में रखने के लिए हेल्प करता है, ताकि डीएनए जो है हमारा वाई शेप में बना रहे, क्वाइल ना हो, ठीक है। चलिए, अब देखिए 6 नंबर पे क्या होता है, रिलीज ऑफ टेंशन कॉज्ड बाई अनविंडिंग ऑफ डीएनए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हम इस पे टेंशन लगे हुए होते हैं, देखिए ये यहाँ से जब हम इसको खींचेंगे तो ऊपर की साइड में कुछ ऐसे खिंचाव आएगा, तो यहाँ पे टेंशन, उसी को बोलते हैं टेंशन लगना। तो ये जो टेंशन है उस पे कॉज्ड हो गए हैं, वो उसको रिमूव करने का काम करता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे एक एंजाइम आएगा जिसको बोलेंगे टोपियो आइसोमेरेस। ये एंजाइम क्या करेगा, या फिर इसको डीएनए गायरेज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है हमारा डीएनए ऐसे कॉइल के फॉर्म में यहाँ बन रहा है। तो ये जो टोपो आइसोमेरेस होंगे, ये क्या करेंगे, इस टेंशन को रिलीज कर देंगे। मतलब ये जो बहुत पास है, इसे देखिए, इसने क्या कर दिया, दूर कर दिया। मतलब यहाँ से जो टेंशन वगैरह है वो क्या हो गए, रिलीज हो गए। अब स्टेप नंबर 7 देखिए, इसमें क्या हो रहा है, अब आरएनए प्राइमर आएगा। ये आरएनए प्राइमर क्या करेगा, जब भी हमें डीएनए रेप्लिकेशन होगा, तो जो हमने ओरिजिन स्टार्ट करा है, तो आरएनए प्राइमर वहां पे बाइंड हो जाएंगे और रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या होते हैं, स्मॉल फ्रेगमेंट होते हैं हमारे आरएनए के, जिसको डीएनए प्राइमरेस भी बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन आरएनए प्राइमर जो होते हैं, उसकी एक कमी होती है कि वो क्या कर देते हैं, केवल 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड पे ही वर्क करते हैं। मतलब जो डीएनए होता है, हमने पढ़ा था कि जो हमारे डीएनए होते हैं, इनके स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में जब हमने स्टडी करा था, तो उसमें हमने देखा था, देखिए ये 2 स्टैंड होते हैं डीएनए के। तो एक स्टैंड जो होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, और दूसरा जो होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम होते हैं। ये ऐसे होते हैं उनके स्टैंड। तो ये जो हमारा आरएनए प्राइमर होता है, ये केवल 5 प्राइमर टू 3 प्राइमर एंड वाले पे ही वर्क करेगा। मतलब 5 से 3 चलेगा, मतलब क्या चलेगा, इधर से लेकर के वो इधर चलेंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पे ये 5 से 3 एंड आप डीएनए पे वर्क करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने डायग्राम के थ्रू बताया हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये है हमारा डीएनए। यहाँ पे देखिए 5 है और यहाँ पे 3 है। तो ये 5 प्राइम टू 3, ठीक है। दूसरा देखिए 3 प्राइम टू 5, ऐसे नॉर्मली है हमारे। अब ये जो आरएनए प्राइमर आएगा यहाँ पे, तो ये आरएनए प्राइमर क्या करेगा, जैसे कि मैंने बताया 5 टू 3 एंड पे ये वर्क करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 है, तो ये इधर से चलेंगे, इधर 5 हो जाएगा और इस साइड में ये चलेंगे, तो ऐसे ये वर्क करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो 5 है, यहाँ पे क्या है, 5 है। अब यहाँ से हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम तो चल नहीं सकते, क्योंकि दोनों सेम हो जाएंगे। ये चलता है हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 3 प्राइम और यहाँ पे होगा 5 प्राइम, तब ये हमारे ऐसे प्राइमर बनेंगे, ठीक है। तो देखिए, इधर तो इजिली बन जाएगा, लेकिन इधर इजिली नहीं बनेगा। यहाँ पे 3 है, इधर 5 प्राइम टू 3 प्राइम बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ 5 है। तो ये क्या करेंगे, इधर से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से बनाएंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तब तक क्या होगा, इधर जो हमारा डीएनए है, ये जो है कॉइल शेप है, वो खुल जाएगा। ये फिर से पीछे जाएंगे और पीछे जाके फिर से बनाना स्टार्ट करेंगे। दिख रहा है आपको, ये फिर से बनाना स्टार्ट करेंगे। अभी हम इसको और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो ये जो आरएनए प्राइमर होते हैं, बस आपको याद रखना है कि ये जो हमेशा बाइंड होते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड पे ही हमेशा बाइंड होते हैं। कैसे बाइंड होते हैं, चलिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, जैसा कि हमने देखा कि जो आरएनए होते हैं वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो 3 प्राइम है ना, आपको ये समझना है, यहाँ पे 3 प्राइम नहीं आ सकता, यहाँ 3 है। तो यहाँ हमको चाहिए 5 प्राइम, फिर ये इधर जाके 3 प्राइम बनाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पे 5 है, ठीक है, यहाँ पे हमारे क्या है, 5 है। तो यहाँ हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो जब 3 चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ऐसे नहीं होगा, हम क्या करेंगे, इधर से चलेंगे। इधर यहाँ पे हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे देखिए, यहाँ पे 5 प्राइम हो जाएगा और यहाँ पे 3 प्राइम हो जाएगा। तो इधर इस साइड में बनेगा और यहाँ पे क्या बनेंगे, ऐसे सीधे बनते चले जाएंगे, ऐसे सीधे बनते चले जाएंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, पहले इधर बनेगा, फिर यहाँ पे जो ये हमारे कॉइल हैं वो खुल जाएंगे, तो फिर ये पीछे की साइड में जाएगा और फिर से बनाएगा। तो इसमें ऐसे बनेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अब हम अगला स्टेप देखते हैं क्या हो रहा है। तो अगले स्टेप में देखिए, अगले स्टेप में क्या हुआ, जो भी हमारे न्यू डीएनए के स्टैंड है वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। देखिए, किसकी हेल्प से, जो हमारे एंजाइम होते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, उनकी सहायता से। ये जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं वो क्या करेंगे, जो इनएक्टिव रहेंगे उनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे ये वर्क करते हैं। तो आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, आई होप। देखिए, ये आपको डायग्राम दिख रहा है,
चलिए तो अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए ये हमारा नॉर्मली डीएनए है, जैसे कि मैंने बताया था कि एक एंड जो होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम और दूसरा जो होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम होते हैं। ये दो कॉइल से बने हैं ना, तो एक 3 से 5 और दूसरा 5 से 3 होता है। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए जैसा कि मैंने नीचे बताया था कि यहाँ से क्या होंगे, ये हमारे ओपन हो जाएंगे। ओपन होने के बाद देखिए अभी मैंने कहा यहाँ पे आएगा हमारा आरएनए का प्राइमर। आरएनए का प्राइमर आएगा और जैसा कि मैंने बताया था कि आरएनए का प्राइमर 5 पॉइंट टू 3 पॉइंट जाते हैं। तो यहाँ से देखिए 5 से कहाँ जा रहे हैं, 3 की साइड में जा रहे हैं। यहाँ 5 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो यहाँ 5 रहेगा। तो 5 से कहाँ जा रहे हैं, 3 के डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होंगे, हमारे जो डीएनए के कॉपी होंगे वो बनते चले जाएंगे, डीएनए के जो प्राइमर वगैरह होंगे बनते चले जाएंगे। लेकिन इधर देखिए यहाँ पे तो 5 है, ठीक है ना, लेकिन जो हमारा आरएनए चलेगा वो भी 5 से 3 चलेगा। तो यहाँ 5 है तो यहाँ 5 रख नहीं सकते हैं, यहाँ हमें चाहिए 3। तो हम उल्टा चलेंगे, तो यहाँ से 5 रहेगा, यहाँ पे होगा 3। फिर देखिए पीछे स्पेस छूट जाएगा, वो फिर पीछे जाएगा, फिर 5 से 3 बनाएगा, फिर 5 से 3 बनाएगा। तो ऐसे ये क्या होंगे, छोटे छोटे पार्ट में बनेंगे और ये क्या होंगे, हमारे ऐसे पूरे बनते चले जाएंगे। ये देखिए जो हमारे डीएनए हेलिकेस एंजाइम के बारे में हमने स्टडी करा, वो डीएनए हेलिकेस हैं। ये क्या करेंगे, इसको कॉइल नहीं होने देंगे, इसको ऐसे खोल देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये हमारे SSBP लगे हुए हैं, जो क्या कर रहे थे, ये भी इसको कॉइल नहीं होने दे रहे थे, ऐसे इसको खींचे रहेंगे, इसको कॉइल नहीं होने देंगे। यहाँ पे देखिए टोपो आइसोमेरेस हमारे एंजाइम है, ठीक है, और ये हमारा आरएनए का प्राइमर है जो यहाँ आके जुड़ जा रहा है। अब ये प्रोसेस कंटिन्यूअस होता रह रहा है तो इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है, पहले इतने दूर हो रहा है, फिर इतने देर, फिर इतने देर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये देखिए इसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। और इनके बीच में जो थोड़ा थोड़ा स्पेस बचेगा ना, उसको वहां पे हमारे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होते हैं वो आकर के क्या होते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं। जो जगह बचा है ये क्या होंगे, हमारे डीएनए पॉलीमरेज हो जाएंगे। तो देखिए इधर वाला क्या है, ये क्या है, हमारा पेरेंटल डीएनए है ब्लू वाला, और रेड वाला क्या है, हमारा न्यू डीएनए बन रहा है। ये पेरेंटल है और ये न्यू बन रहा है। तो देखिए इसमें होता क्या है, देखिए यहाँ पे जैसे छोटे छोटे पार्ट में बन रहा है, इसको बोलते हैं ओकाज़की फ्रैगमेंट, ठीक है ना। चलिए अब हम आपको आगे दिखाते हैं। ओकाज़की फ्रैगमेंट यहाँ पे बन गया। अब चलिए अब हम देखते हैं आगे क्या हो रहा है। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे यहाँ पे क्या हो रहा है। तो देखिए ये हमारा इधर वाला जो है हमने उसको यहाँ बनाया है, और ये जो इधर वाला है उसको हमने यहाँ बनाया है। सिंपल देखिए हमने कुछ भी नहीं करा है। एक स्टैंड ये पेरेंटल डीएनए का है ब्लू वाला, और ये क्या है, जो हमारे न्यू डीएनए है उनका है। ये देखिए ये कंटिन्यूअस बनते चले जा रहे हैं, इसमें कहीं भी रुकावट नहीं है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन इसमें देखिए क्या हो रहा है, एक तो हमारा पेरेंटल है और जो न्यू डीएनए बन रहे हैं, देखिए यहाँ पे इतने दूर, फिर यहाँ पे गैप है, फिर यहाँ पे बने, फिर यहाँ पे गैप है। तो इनको जोड़ने का काम कौन करेगा, जो डीएनए लाइगेस नाम के जो एंजाइम थे वो क्या करेंगे, इसको जोड़ने का काम करेंगे। और देखिए ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट में बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं ओकाज़की फ्रैगमेंट, इसको बोलते हैं। और इस स्टैंड को क्या बोलेंगे, लैंगिक स्टैंड, और इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस स्टैंड। इसको डिसकंटिन्यूअस स्टैंड भी बोलते हैं क्योंकि ये लगातार नहीं हो रहे हैं। लेकिन देखिए एक चीज हमें कॉमन देखने को मिली है, हमें ये पता चला है कि ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड द्वारा हो रहा है। कैसे सेमी कंजर्वेटिव मेथड द्वारा होता है, जैसे हमने सेमी कंजर्वेटिव मेथड पढ़ा तो उसमें देखा कि एक स्टैंड क्या था, पेरेंटल था, और एक क्या था, हमारा जो न्यू स्टैंड था। ठीक है, तो देखिए वन स्टैंड क्या है, पेरेंट का है, और दूसरा स्टैंड क्या है, न्यू है। इसी को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड। इसमें भी देखिए एक पेरेंट है और एक न्यू है, और जो हमारे डीएनए है वो बन जा रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग सेमी कंजर्वेटिव मेथड। तो ये प्रूफ हो गया कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड के द्वारा होता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है। तो चलिए एक बार और हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे क्या हुआ है। तो देखिए सबसे पहले क्या करा था हमने, फर्स्ट स्टेप में एक्टिवेशन किया था न्यूक्लियोटाइड का, जो इनएक्टिव फॉर्म में थे उनको एक्टिव करा था। दूसरे में क्या करा था, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हमने ढूंढा था। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में मैंने बताया था कि यहाँ पे जिस सीक्वेंस में इन और लेंगे जहाँ डिमांड हो, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, हम वहीं पे ढूंढेंगे। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हमने ढूंढ लिया था किसमें, सेकंड स्टेप में। ठीक है, उसके बाद देखिए थर्ड स्टेप में हमने क्या करा था, देखिए यहाँ पे मैं दिखाती हूँ। फिर हमने उसको क्या करा था, कट करा था ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ढूंढने के बाद। कट करने के बाद देखा हमने अनविंडिंग करा था। अनविंडिंग में क्या किया था हमने, देखिए एडेनिन और थायमिन वाला जो सीक्वेंस अभी मैंने बताया, वहाँ उसको हमने क्या किया, इसको ओपन करा। देखिए इसी को बोलते हैं अनविंडिंग। ठीक है,
किसने ओपन करा इसको? डीएनए हेलिकेस एंजाइम ने, जिसको रेप प्रोटीन भी बोलते हैं। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे में मिले ना, इसके लिए कौन सा एंजाइम यूज हुआ था? एसएसबीपी, जिसको बोलते हैं सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। इन दोनों को वो कॉइल होने से क्या कर रहा था? प्रिवेंट कर रहा था। ठीक है, तो इतना हमने स्टडी कर लिया। अब देखिए ये 5th नंबर का हो गया। अब देखिए 6th नंबर पे क्या हो रहा है, यहाँ देखिए 6th नंबर पे क्या हुआ था हमारे, इनके बीच जब ये खुल गए थे तो यहाँ पे जो टेंशन कॉज्ड हो रहा था, इसको हटाने के लिए टोपो आइसोमेरेस नाम का एंजाइम आ रहा था और इन दोनों को क्या कर रहा था, ये देखिए यहाँ से टेंशन को रिलीज कर दिया था। तो ये हमने स्टडी करा। 7 नंबर पे क्या हुआ, आरएनए प्राइमर आएगा। आरएनए प्राइमर क्यों जरूरी होता है? क्योंकि आरएनए प्राइमर जब आते हैं तो वहीं से हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये आरएनए प्राइमर आए थे और जब आरएनए प्राइमर आया था हमने देखा कि इसकी एक खासियत थी कि ये 5 प्राइमर टू 3 प्राइमर पे ही क्या करेंगे, वर्क करेंगे एंड पे। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा कि ये हमारा नॉर्मली डीएनए है, एक में हमारे दोनों अपोजिट होते हैं, एक 5 प्राइमर टू 3 प्राइमर और दूसरा 3 प्राइमर टू 5 प्राइमर वर्क करते हैं। तो जो आरएनए प्राइमर होगा, इसकी जैसे कि मैंने बताया 5 प्राइम टू 3 प्राइम वर्क करेगा, तो इधर तो वो इजीली वर्क कर लेगा, 5 से 3 की साइड में वो चलता चला जाएगा कंटिन्यूअस। लेकिन इधर क्या होगा, वो यहाँ से पहले इधर चलेगा 5 टू 3, फिर देखेगा कि पीछे और जगह खुल गया तो फिर जाएगा और फिर 5 टू 3 बनाएगा। तो ऐसे करके वो बनाएगा, बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस ऐसे बचता चला जाएगा। ठीक है ना, जिसको आगे चल के हमने देखा कि जो डीएनए हेलिकेस थे, देखा कि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम थे वो क्या कर रहे थे, उसको फुलफिल कर रहे थे और सेमी कंजर्वेटिव मेथड द्वारा डीएनए बना रहे थे। ये हमारा नॉर्मल डीएनए है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, इसको ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद एसएसबीपी नाम का जो एंजाइम है वो यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर से है, वो यहाँ पे है ताकि ये क्वाइल ना हो, इसको क्वाइल होने से रोकेगा। डीएनए हेलिकेस प्रेजेंट रहेंगे जो इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे डीएनए हेलिकेस। ठीक है ना। चलिए उसके बाद हमने देखा कि इसमें जो स्टैंड बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आरएनए प्राइमर क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनता चला जा रहा है, यानी कि कंटिन्यूअस बन रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस स्टैंड। और इसमें क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस, पहले थोड़ा इधर बना, फिर इधर बना, फिर इधर बना, इसलिए इसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस स्टैंड। बीच बीच में जो जगह खाली है वहां पे डीएनए पॉलीमरेज आके अटैच्ड हो जाते हैं। ये देखिए इसको बोलते हैं टेम्पलेट, मतलब जो पेरेंटल डीएनए होते हैं इसको टेम्पलेट बोलते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट में हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। अब देखिए यहाँ पे जैसा कि देखिए एक है हमारा पेरेंट्रल और एक है हमारा न्यू, इधर है एक पेरेंट्रल और एक है न्यू। ठीक है ना। तो ये देखिए कंटिन्यूअस बनता चला गया है और ये डिसकंटिन्यूअस बना है। बीच बीच में इसको ऐड करने के लिए डीएनए लाइगेस नाम के एंजाइम अटैच्ड हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेमी कंजर्वेटिव मेथड में हमने स्टडी करा था कि एक स्टैंड पेरेंट का होगा और दूसरा स्टैंड न्यू होगा। तो एक पेरेंट का है और एक न्यू है, एक पेरेंट का है और एक न्यू है, और हमारा डीएनए रेप्लिकेशन हो गया। तो यही होता है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन। बहुत ही ईजी है, आप अच्छे से समझ जाएंगे। एक बार में नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा सा पीछे करके आप देख लीजिएगा, समझ में जरूर आएगा। सिर्फ आपको स्टेप याद करने हैं, बाकी ये डायग्राम याद करना है कि कैसे हो रहा है। बाकी सारे स्टेप में मैंने बना बना के दिखाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना। तो मेन यही है, बाकी सबके आपको स्टेप याद करने हैं कि किस स्टेप में क्या हो रहा है। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको इसका नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूनिक फार्मा क्लासेस पे विजिट कीजिएगा, वहाँ आपको इसके हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू।